नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक सफल इंसान वही है जो वक्त वक्त पे अपनी गलतियों से सीख लेता रहे और उन्हें सुधारता भी रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैसे तो कई गलतियां की। इतिहास के हवाले से जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने के आरोप भी कई बार वर्तमान सरकार पर लगते रहे, चाहे वो कश्मीर को लेकर नेहरू की नीतियों की बात हो या नेहरू की विदेश नीति का मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए चीन की पैरवी करना हो या फिर तिब्बत पर चीन के कब्जे का समर्थन। कभी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के झांसे में फंसे तो कभी शेख अब्दुल्ला पर भरोसा करना पड़ा भारी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की भी तैयारी कर ली थी। इतिहास के ही आईने में देखेंगे तो नजर आएगा कि सामाजिक परिदृश्यों के चाह में देश टूटते रहे हैं। भारत से टूटकर पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश। लेकिन आज की कहानी दो देशों के मिलने की मंशा और इससे होने वाले नफा नुकसान की है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में एक बड़ा खुलासा किया है। बकौल मुखर्जी, नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह ने नेपाल को भारत का प्रांत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इस आरोप के पीछे कितनी सच्चाई है, आइए इतिहास के हवाले से पूरे माजरे को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या थी इसके पीछे की सच्चाई, और अगर 1950 में नेपाल के विलय का प्रस्ताव मान लिया जाता तो कैसा होता भारत। पहले आपको नेपाल के अहम किरदारों के बारे में बताते हैं। राणा, नेपाल का राजघराना जिसने 1846 से 1951 तक राज किया, जो खुद को अलग थलग रखने की नीति पर चलता था। राजा त्रिभुवन 1911 से नेपाल के राजा थे। राणा शासकों को हराने के बाद 1951 में फिर से नेपाल के राजा बने। उन्होंने नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के तहत लोकतंत्र की स्थापना की। दी नेपाली कांग्रेस, नेपाली नेशनल कांग्रेस और नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टी के विलय के बाद इसका गठन 1946 में हुआ। प्रणब मुखर्जी की किताब में क्या लिखा है? प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में बताया गया है कि विलय का प्रस्ताव नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह शाह द्वारा पंडित नेहरू को दिया गया था, लेकिन उस वक्त नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। नेहरू का कहना था कि नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। उन्होंने नेपाल के साथ संबंधों को बेहद ही कूटनीतिक रखा। किताब के 11वें अध्याय माई प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टेम्परामेंट के प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा होती तो सिक्किम की तरह शायद इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देती। किताब में मुखर्जी ने लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र करते हुए लिखा कि उनका तरीका नेहरू से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि एक पार्टी से होते हुए भी अलग अलग प्रधानमंत्रियों के सोचने और काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले किया था दावा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नेपाल में के भारत में विलय को लेकर इस तरह के दावे किए गए हैं और इस विलय को न होने देने के लिए नेहरू को जिम्मेदार माना गया हो। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 4 जून 2020 को अपने ट्वीट में दावा किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में नेपाल को भारत के साथ मिलाने का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन उस वक्त स्वामी ने जिक्र किया था कि नेपाल के राणा राजघराने ने नेहरू को विलय का प्रस्ताव ठुकराया था। लेकिन इतिहास के जानकारों के अनुसार नेपाल के राणा राजघराने ने 1846 से 1946 तक राज किया था। इस वक्त नेपाल को दूसरों से अलग थलग रखने की ही नीति थी, लेकिन दूसरे राजा त्रिभुवन जो 1911 से नेपाल के राजा थे, राणा शासकों को हराने के बाद 1951 में फिर से राजा बने। अब आते हैं पूरे मामले को और नज़दीक से समझने की कोशिश की ओर, जिसके लिए आपको नेपाल और उसकी आज़ादी पर नेहरू की सोच के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की राजनीति चीन के खिलाफ थी और गोवा के विलय से भारत के खिलाफ विरोध था, जिसकी वजह से पंडित नेहरू नेपाल को भारत में मिलाने को संभव नहीं मानते थे। लेकिन नज़दीकी रिश्तों की बात 1950 की संधि में जरूर थी, जो राणा के समय हुई थी। 1950 की भारत नेपाल संधि भारत के प्रतिनिधि चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और उस वक्त के नेपाली प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग की बहादुर रामा के बीच शांति और मैत्री संधि पर दस्तखत किए गए। 1950 की संधि भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को परिभाषित करती। कई नेपालियों को लगता था कि भारत ने राणा के खिलाफ गुस्से का फायदा उठाया, लेकिन चीन में कम्युनिस्टों की जीत और उनके तिब्बत के खिलाफ बढ़ते कदमों ने हिमालयी क्षेत्र के समीकरण को बदल दिया।
उस वक्त के बाद से अब तक नेपाल में कई राजनीतिक बदलाव हो चुके हैं और भारत के प्रति नेपाल की विदेश नीति भी बदली है। राणा त्रिभुवन के बीच का समीकरण। ईसा से कोई 1000 साल पहले की बात है। छोटी छोटी रियासतों और परिसंघों में बटा हुआ था नेपाल। मध्यकाल के रजवाड़ों की इन सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदता को समाप्त करने का श्रेय गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को जाता है। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की। कहा जाता है कि उसी दौर में आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। नेपाल के राज परिवार में अस्थिरता का दौर जारी हुआ। 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे। रानी ने षड्यंत्र रचा, लड़ाई हुई और रानी के सैकड़ों समर्थक मारे गए। परिणाम स्वरूप राज परिवार जंग बहादुर राणा की शरण में चला गया और प्रधानमंत्री पद वंशानुगत हो गया। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थित आंदोलन की शुरुआत हुई। त्रिभुवन को नेपाली कांग्रेस के साथ ही उन असंतुष्ट राणाओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ जो लोकतंत्र के पक्षधर थे। 1950 में नेपाली कांग्रेस ने राणाओं के तख्तापलट के लिए इनकलाब की घोषणा की। इन सब के बीच चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसके बाद भारत को चिंता हुई कि कहीं चीन के हाथों में नेपाल न पहुंच जाए। भारत की सहायता से नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नए शासक घोषित किए गए। न्यूज वेबसाइट क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार त्रिभुवन भारत के साथ करीबी रिश्ते रखने के पक्षधर थे। वहीं नेहरू चाहते थे कि नेपाल आजाद रहे, क्योंकि विलय जैसे कदमों से फिर अंग्रेजों की दखलंदाजी से समस्या खड़ी हो सकती थी। वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में भारत में पूर्व राजदूत लोकराल बरल के हवाले से कहा गया कि सरदार पटेल ने नेहरू के सामने नेपाल को भारत में मिला लेने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। हालांकि इस दावे के कोई सबूत पेश किए जाने का कोई जिक्र नहीं है। अगर भारत में होता नेपाल तो सामरिक दृष्टि के लिहाजे से देखा जाए तो नेपाल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन अक्सर भारत पर दबाव बनाने के लिए नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहा है, लेकिन नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो ऐसी कभी नौबत ही नहीं आती। इसके अलावा चीन के खिलाफ हमें एक मजबूत सामरिक स्थान भी मिल जाता। बहरहाल दोनों ही देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध माना जाए या धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समान हो, अब इसके विलय वाले प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जितनी भी हो, लेकिन शाश्वत सत्य यही है कि नेपाल एक अलग देश है। तो आज हमने नेपाल के भारत में विलय वाले प्रस्ताव और नेहरू द्वारा इसे ठुकराए जाने के इतिहास का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।